चलो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। चलो देखो यार, यहाँ से अगर देखते हैं, जैसे मान लो हमने डिस्क्रीट मास सिस्टम जो देखा था उसका हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया है। जैसे अगर मान लो सिस्टम में अगर 2 4 5 मास हो, अगर उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया था। क्या लिखा था इसको कि आर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ, क्या लिया था हमने, एम आई आर आई वेक्टर अपॉन सिग्मा ऑफ एम आई वेक्टर, ये लिखा था। और आई की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक ले ली थी, तो चलो भैया 1 से लेकर के n तक, ये लिया था कि आई की वैल्यू हमने क्या ले ली थी, 1 से लेकर के n तक। अब एक बात देखो यार, अब मान लो हमारे पास कोई भी अगर एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसे एक रॉड हो गया, ठीक है, अगर एक रिंग हो गया या डिस्क हो गया या हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर, अगर ये सब हो रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो ठीक से देखते हैं अपना। मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम इस पूरे कॉन्टिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अब एक बात सोचो कि मान लिया हमने पहले एक बहुत छोटा सा मास लिया, डी एम मास, ठीक है, वो छोटा सा मास लेते हैं हम उस कॉन्टिन्यूअस बॉडी के ऊपर, जिसका डी एम आई मास ले लेते हैं। डी एम आई मतलब अपने पास कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो रहता है वो मास ले लिया, डी एम आई एथ मास ले लिया अपन ने, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है वो किसके बराबर, तो यहां से अगर हम लोग देखें तो वो आर आई वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है, आर आई वेक्टर के बराबर होगा। तो अब एक बार सोचो, ऐसे हम लोग मान सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी जो है बहुत सारे छोटे छोटे मास से मिल करके बना हुआ है, हाँ है ना। अगर ये जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मास का मान सकते हैं कि कॉम्बिनेशन यहाँ से, अगर यहाँ भी बहुत हर जगह पे क्या है, छोटे छोटे मास रखे हुए। तो अब एक बात सोचो, अगर इसका अगर आरसीएम लिखना हो, आरसीएम वेक्टर, तो किसी डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था कि सिग्मा एम आई आर आई वेक्टर अपॉन किसके, तो सिग्मा ऑफ एम आई वेक्टर के, सॉरी सिग्मा ऑफ एम आई, और आई इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक। लेकिन अगर एक बात सोचो कि अगर मान लो अगर एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है हमारे पास, तो क्या इसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मास, जैसे हम लोग यहाँ तो 1 से लेकर के n तक मास की बात कर रहे थे, ये किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम, फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए, डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब एक बात सोचो, अगर मान लो हम किसी कॉन्टिन्यूअस बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो होगा कोई 10 या 20 मास नहीं होंगे, उसमें काफी लगभग इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास होगा, हाँ है ना, बिल्कुल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मास होगा। तो अब एक बार सोचो, अगर हमें समेशन लेना होगा तो क्या यहाँ हर एक पॉइंट का कॉन्टिन्यूअस, यहाँ से लेके हर एक पॉइंट मास का एक कॉन्टिन्यूअस समेशन लेना पड़ेगा, हाँ है ना, हर एक पॉइंट मास का एक कॉन्टिन्यूअस समेशन लेना पड़ेगा। और जब अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉन्टिन्यूअस समेशन की बात करेंगे, तो उस केस में हमारे पास सिग्मा यूज करने की बजाय हम कौन सा साइन यूज करते हैं, इंटीग्रेशन, हाँ है ना। अगर मान लो अगर हमें सम करना हो, अगर डिस्क्रीट कोई भी क्वांटिटी है, अगर डिस्क्रीट क्वांटिटी का सम करना हो तो हम क्या करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें मान लो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन या कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी का अगर समेशन लेना हो तो उस समय हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन वाला फंक्शन यूज करते हैं। यानी अगर हमें किसी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए लिखना होगा फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, तो वो भी बेसिकली क्या होगा, फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम, या फॉर अ कॉन्टिन्यूअस मास सिस्टम की बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो आर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू, आर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू, अब समेशन हमें किसका करना है, तो कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी का, यानी सब हर एक पॉइंट मास का एक कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस पार्ट का हमें हर एक पार्ट का अगर समेशन करना है तो क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई इंटू
आर आई वेक्टर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई वेक्टर। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट बोलो कि ये क्लियर हुआ कि कैसे हमने यहाँ से ये चीजें लिखी। क्योंकि अगर मान लो अपने पास n नंबर ऑफ पॉइंट मास होते तो उसके लिए हम लोग इसकी बात कर रहे होते, सिग्मा का यूज करेंगे। लेकिन अगर एक पूरा एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है तो उसके लिए हमें पूरे कॉन्टिन्यूस पूरे यहाँ से लेके हर एक पॉइंट मास का समेशन करना होगा। तो उस समय हमें सिग्मा की बजाय कौन सा साइन यूज करना चाहिए? इंटीग्रेशन साइन। तो उसका अगर सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करें तो किसके बराबर आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई आर आई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। लिमिट क्या रहेगी बेटा? वो सब उस समय हम लोग जब अगर कंटिन्यूअस मास फंक्शन का अगर देखेंगे ना, जैसे मान लो जैसे रॉड का निकालो या रिंग का निकालो या डिस्क का निकालो, तो उस केस में हम लोग वहां पे पता चलेगा कि किसका फंक्शन आ रहा है। जैसे मान लो आर का फंक्शन आएगा या कभी एक्स का कभी वाई का, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि पूरी बॉडी को कंप्लीट करने के लिए या कवर करने के लिए हम लोग ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करना चाहिए। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि आर आई वेक्टर, तो आर आई वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आर आई वेक्टर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? तो आर एक्स आई कैप प्लस ये कितना आर वाई जे कैप और प्लस आर जेड के कैप, यही आएगा। और अगर आर सी एम वेक्टर को लिखे तो आर सी एम वेक्टर को क्या लिख सकते हैं कि उसका एक्स कंपोनेंट यानी आर सी एम एक्स आई कैप प्लस आर सी एम वाई जे कैप और प्लस कितना आएगा? आर सी एम जेड के कैप के बराबर। हाँ है ना? ये बताओ भाई, यही आएगा। अच्छा, इससे पहले एक और चीज बताओ, क्या ये डीएमआई और डीएमआई कैंसिल आउट होगा क्या? हाँ या नहीं ये बताओ। ये जो डीएमआई जो मास ये लिखा है, क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो डीएमआई से हम डीएमआई को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली होता क्या है, तो देख लो एक बार कि जो आरसीएम का अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों ने क्या लिखा? M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस ऐसे ही इसका समेशन अपॉन कितना? M1 प्लस M2। तो ये इसके प्रोडक्ट का समेशन होता है और ये केवल मास का समेशन होता है। तो इसीलिए ऐसी गलती मत करना कि आप लोग डीएमआई से डीएमआई कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, और एक और बात देखो कि जब भी अगर इंटीग्रेशन वाला पार्ट आए ऐसे केसेस में, तो उसमें वही पार्ट कैंसिल आउट होगा जो कि कांस्टेंट हो। जैसे मान लो अगर किसी सर्कल का रेडियस आ गया तो वो रेडियस आर कांस्टेंट है, ऊपर नीचे है, वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन जो पार्ट वेरिएबल हो, जैसे जैसे मास अगर एक जगह से दूसरे जगह ले जाएं, तो जैसे जैसे अगर कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल हो तो उस चीज को हम लोग कैंसिल आउट नहीं करेंगे। मान लो ऊपर एक्स एक्स क्यूब आ रहा है, नीचे एक्स है, और एक्स जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो वहां पे एक्स कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा कि कहाँ पे ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो आर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू लिख लिया अपन ने, आर सी एम वेक्टर इक्वल्स टू ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? आर सी एम, थोड़ा सा इसको पहले से लिखते हैं इधर से, आर सी एम एक्स आई कैप प्लस आर सी एम वाई जे कैप और प्लस आर सी एम जेड के कैप इक्वल्स टू किसके बराबर? तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई इंटू आर आई वेक्टर को क्या लिखोगे? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप और प्लस आर जेड के कैप अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई मास। हाँ है ना? ये बताओ, ये लिख सकते हैं अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ किसके? डी एम आई लिख सकते हैं ये चीज। तो अब एक बात देखो, जब इसका x कंपोनेंट किससे आएगा, किसके साथ आएगा? इसके x वाले के साथ, y वाला किसके साथ? y वाले के साथ, और z वाला किसके साथ? z वाले के साथ। तो क्या आएगा वैल्यू? आर सी एम का x कंपोनेंट इक्वल्स टू किसके बराबर? तो इसको मैं अगर मान लू x कंपोनेंट या x सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ तो वो किसके बराबर आएगा? तो x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई इंटू आर एक्स अपॉन किसके? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मास। क्लियर? यहां से हमारे पास कितना आएगा? आर सी एम सेंटर ऑफ मास का जो वाई कंपोनेंट आएगा वो कौन सा? वाई सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किसके बराबर? तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई इंटू वाई, वाई की बजाय यहाँ से क्या लिख लेते हैं? आर वाई अपॉन किसके? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई। ये बेसिकली आर एक्स आर वाई
आरजेड है क्या, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है, तो ith मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये ith मास का वाई कोऑर्डिनेट। वैसे ही अगर आरसीएम का जेड कोऑर्डिनेट लिखना हो तो किसके बराबर लिखेंगे, जेड सी एम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई इंटू आर जेड अपॉन किसके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आई के। यानी बेसिकली अगर एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है तो आप क्या करोगे कि कोई एक ith मास लोगे, उसका एक्स कंपोनेंट, ठीक है, उसका समेशन अपॉन कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मास। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो, ये बताओ भाई क्लियर। चलो अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि अगर मान लो अलग अलग कुछ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज आएंगी, उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड। एक रॉड का जो है वो सेंटर ऑफ मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मान लिया कि एक रॉड ये रखा हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है, एल के बराबर। बेटा ध्यान से यहाँ पे जो हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट जो यूज कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, फिर कैसे उसका समेशन करके हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं, तो ये पार्ट जो है आगे चल के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा और कुछ कुछ क्वेश्चंस में भी यूज होंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट ले करके इंटीग्रेट करते हैं। तो ये चीजें हमें यहाँ पे सीख लेनी है। यहाँ पे एक नई चीज अपने को इस चैप्टर में मिलेगी, यही वाला पार्ट, कि कैसे हम लोग एक अगर एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी या एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के साथ डील करना हो तो कैसे हम लोग डील करेंगे। क्योंकि ट्वेल्थ में जो आपका पूरा डेरिवेशन आएगा सब इसी तरीके का रहेगा। इस चैप्टर में भी, अगला रोटेशनल डायनेमिक्स में भी जो आपका चैप्टर आएगा वो इसी तरीके का रहेगा। तो ध्यान से ये जो तरीका है वो हम लोग ढंग से सीख लेंगे। तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है, ये इधर की तरफ रखा हुआ है वाई एक्सिस और इधर जेड एक्सिस है। तो अब एक बात सोचो, ये हमें इसकी थिकनेस जो है वो कंसीडर नहीं करती। यहाँ पे एक रॉड है जिसका मास कितना m और लेंथ किसके बराबर, l के बराबर, ठीक है। अब एक बात देखो कि इसका x कोऑर्डिनेट तो हमने पास, अगर मास इसके लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ इधर ही कहीं आएगा। जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा क्या हो गया बेटा, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के बाद क्या हुआ, नेट चला गया था। यार एक बार देखो, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के पहले मैंने यहाँ से देख लो एक बार, कहाँ तक तुमने देखा था, मैंने जैसे ये पूरा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम जो देखा था हमने, ये आया था एक्सप्रेशन। अगर मान लो इसका जो डीएम मास है, कोई भी ith मास जो लिया है पॉइंट मास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमने लिया आर एक्स, वाई कोऑर्डिनेट आर वाई, क्लियर है ना। चलो चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, कि अगर मान लो इस ये एक रॉड है जिसका मास कितना m, लेंथ l है, तो अगर मास इस एक्सिस के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली इसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट जरूर होगा। और अगर हम थिकनेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो क्या हमारा वाई सेंटर ऑफ मास जीरो, हाँ है ना, और जेड सेंटर ऑफ मास भी जीरो। यार ऑब्वियस सी बात है, जिस एक्सिस के लॉन्ग अगर मास प्रेजेंट ही नहीं रहेगा उस एक्सिस के लॉन्ग क्या होगा, कोई भी सेंटर ऑफ मास आएगा भी नहीं। तो इस अगर एक रॉड अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है तो उसका वाई सेंटर ऑफ मास भी जीरो और जेड सेंटर ऑफ मास भी जीरो, हाँ है ना, क्लियर है ये चीज भाई, ये बताओ फटाफट बोलो क्लियर। क्योंकि अगर मास वाई एक्सिस में प्रेजेंट रहेगा तभी तो उस एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास होगा। यही है ना, तो यहाँ पे वाई एक्सिस के लॉन्ग मास है और ना ही यहाँ पे जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों कोऑर्डिनेट तो जीरो, हम यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटा सा मास लेंगे। जैसे देखो यार, कॉन्टिन्यूअस बॉडी का अगर जब सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना था तो कैसे डिफाइन किया था हमने, कि यार सबसे पहले एक ith मास लिया था, बहुत छोटा सा मास लिया था, तो यहाँ से हम ये एक बहुत छोटा सा मास ले रहे हैं। भले हम ये काफी बड़ा बना रहे हैं लेकिन ये है क्या, एकदम छोटा सा पॉइंट मास है। अगर एक बहुत छोटा लेंथ है एक्स डिस्टेंस पे जा करके हमने एक dx पार्ट कंसीडर किया, तो अगर बहुत छोटा पार्ट हम कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मास भी बहुत छोटा, हाँ है ना। अगर बहुत छोटा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं तो इसका मास भी क्या होगा, बहुत छोटा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि वाई और जेड सेंटर ऑफ मास कैसे जीरो होगा, बेटा जो भी नहीं समझ आया पूछ लेना आप लोग। एक बात सोचो, जिस एक्सिस के लो जहां पे मास प्रेजेंट रहेगा, जिस साइड मास प्रेजेंट रहेगा वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, हाँ है ना।
तो ना तो इस एक्सिस में कोई मास प्रेजेंट है और ना ही जेड एक्सिस के लॉन्ग कोई मास प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, ना ये वाई एक्सिस में कोई मास प्रेजेंट है और ना ही जेड एक्सिस में मास प्रेजेंट है, तो हम वहां पे उस एक्सिस के लॉन्ग सेंटर ऑफ मास की बात ही नहीं करेंगे। हाँ है ना। जिस एक्सिस के लॉन्ग अगर मास प्रेजेंट नहीं होगा तो उस एक्सिस के लॉन्ग हम लोग सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करेंगे। तो चलो यार, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो एक्स सेंटर ऑफ मास हमने कैलकुलेट किया था वो कैसे किया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे, तो डीएम इनटू कौन सा, उस मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन किसके, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, यही एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था। अब एक बात सोचो, जो इस डीएम मास जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा। जो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई छोटा सा मास अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसी पॉइंट पे। अगर मैं एक छोटा सा मास यहाँ पे रख दूं, मैं बोलूँ इसका सेंटर ऑफ मास, तो भाई इसी पॉइंट पे होगा। तो अब एक बात सोचो, अगर मैंने यहाँ पे अगर एक बहुत छोटा सा मास अगर कंसिडर किया है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ ओरिजिन से। हम लोग बेसिकली, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे बाहर की तरफ जेड कोऑर्डिनेट है, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास, एक्स डिस्टेंस पे, बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ किसके, डी एम के बराबर। डीएम क्या है, तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो सबसे छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस छोटे से एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल एलिमेंट। ध्यान से सुनना इस चीज, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट जो हम लोग लेते हैं उसको, हम लोग जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट का नाम देते हैं। और ये डिफरेंशियल एलिमेंट का मास कितना होगा। तो अब एक बात सोचो, तीन तरह की डेंसिटी बताई थी मैंने, एक लीनियर, दूसरा सरफेस और तीसरा कौन सा, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसके पास कौन सी, लीनियर, हाँ है ना। इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर मास डेंसिटी। तो अब एक बार देखो, लीनियर मास डेंसिटी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो चलो यार, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर, क्या मास अपॉन लेंथ, हाँ है ना। लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू किसके बराबर, मास अपॉन लेंथ, हाँ है ना। ये बताओ भाई, याद है सभी को, लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ। हमें ये निकालना है कि मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, मास ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, मास ऑफ, अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट अगर कैलकुलेट करूं तो वो किसके बराबर आ रहा है, तो डी एम इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, तो याद करो, लैम्डा इंटू जो लेंथ लिखा था, बताया था मैंने ये चीज, कि जो मास होगा वो किसके बराबर, तो मास के किसके बराबर, तो डेंसिटी इंटू लेंथ के बराबर, यही आया था, हाँ या नहीं, ये बताओ भाई। लैम्डा इक्वल्स टू हमने मास डिफाइन किया था डीएम अपॉन डीएल, लैम्डा इक्वल्स टू कितना, तो डीएम अपॉन कितना, डीएल के बराबर। तो डीएम की वैल्यू किसके बराबर लिखी थी हमने, तो लैम्डा इंटू डीएल के बराबर, यही लिखा था, हाँ है ना। अब एक बार सोचो, लैम्डा इंटू इसकी लेंथ कितनी, डी एक्स के बराबर, तो डी एम की वैल्यू किसके बराबर है, तो लैम्डा इंटू डी एक्स। और एक बात सोचो, लैम्डा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ एम बाई एल इंटू कितना, डी एक्स के बराबर। तो बेसिकली डी एम की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर, एम बाई एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ से उठा के पुट कर दो, तो यहाँ से उठा के अगर पुट करें तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई एल इंटू एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एम बाई एल डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक सभी को, हाँ है ना। एल टोटल लेंथ है, बिल्कुल, एल जो है वो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है, एल जो है वो हमारा टोटल लेंथ ऑफ द रॉड है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। क्या यहाँ पे मैं एम बाई एल को कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, ये बताओ, क्या यहाँ पे एम बाई एल को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ क्या, हाँ है ना। एक्स डी एक्स कैसे आया, एक बार देखो, एक्स ये जो प्रेजेंट था बेटा, पहले से ही एक्स प्रेजेंट है। यहाँ से देखो, मैंने क्या बोला था बेटा, कि एक्स जो है, सॉरी, जो कांस्टेंट रहे उस पार्ट को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यार एम बाई एल जो है वो तो कांस्टेंट ही है, एम बाई एल जो है वो तो कांस्टेंट है, तो हम इसको तो कैंसिल आउट कर ही सकते हैं भाई। एम बाई एल जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा, तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के बराबर। अब यहाँ से अगर लिमिट पुट कर दी तो देखो यार,
हमें जो लिमिट पुट करना है ना, यहाँ पे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर लिमिट कैसे पुट करें, तो ये भी चीजें यहाँ सीख लो। इंटीग्रेशन वाला पार्ट काफी ज्यादा जगह यूज होगा, ठीक है, इवन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा, तो यहाँ पे सीख लेंगे तो हर जगह पे इजी रहेगा। तो देखो यार, ये जैसे मान लो जो एरो पार्ट है ना, ये जो एरो बनाया मैंने, यहाँ पे जाके एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया है, आपको इस एरो को ऐसे घुमाना है कि ले टोटल मास कवर हो जाए। ध्यान से सुनो इस चीज को, इस एरो को ऐसे घुमाना है, एक तरह से रडार की तरह मानना, और इस एरो को ऐसे घुमाना है कि आपको टोटल मास कवर हो जाए। अब एक बात सोचो, टोटल मास अगर कवर करना है तो क्या आप इस एरो को यहां से शुरू करके इस वाले पॉइंट तक ले जाओगे? हाँ है ना? ध्यान से देखो, ये जो एरो को यहां से उठा के आप यहां तक ले जाओगे तो टोटल मास क्लियर हो जाएगा भाई, टोटल मास कवर होगा। क्लियर? तो अब एक बात सोचो, जब आप इस एरो को यहां तक ले आओगे तो उस समय एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब आप इस एरो को यहां तक लाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू देखो, लिमिट पुट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। देखो लक्ष्य सही, यहाँ से ठीक से देखो, अगर मैं इधर की तरफ ला रहा हूँ तो धीरे धीरे एक्स छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो जब यही से हम लोग मेजर कर रहे हैं और यही पे आ गया एरो तो भाई जीरो। हाँ है ना? जब यही पे एरो आ गया तो यहाँ पे कितना? जीरो। तो लोअर लिमिट किसके बराबर? जीरो। यहाँ पे भी लोअर लिमिट जीरो। अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से शुरू किया अपन ने, इसको जब एरो को यहां पे ले आएंगे तो इसकी लेंथ किसके बराबर? जब आप यहां से लेके यहां तक लाओगे तो इस एरो की लेंथ किसके बराबर? एल के बराबर। यानी अपर लिमिट कितना होगा? तो यहाँ पे एल और यहाँ पे भी एल होगा। क्लियर है? लिमिट पुट करने में किसी को कोई दिक्कत? पहले बोलो यार, लिमिट पुट करने में किसी को कोई दिक्कत? चलो यार ठीक है भाई। तो चलो यार अब इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो यहां से एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट कहां से कहां तक? तो जीरो से एल अपॉन ये डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना? एक्स। एक बार रिपीट कर देते हैं, देख लो। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें जब लिमिट पुट करनी रहेगी तो इसे ऐसे करना है कि ये एरो को यहां से उठा के यहां तक ऐसे घुमाना है कि पूरा का पूरा मास कवर हो जाए। हाँ, एरो लेके इंटीग्रेट करेंगे, बिल्कुल यही चीज जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है, इस एरो को इधर से इधर लेके ऐसे घुमाना है कि पूरा का पूरा मास कवर हो जाए। तो एक बार सोचो, इस एरो को यहां से लेके जब यहां तक ले जाएंगे तब जाके टोटल मास कवर होगा। तो जब यहाँ पे लाओगे तो ये एक्स की वैल्यू जीरो, और जब यहां तक लाओगे तो एक्स की वैल्यू एल के बराबर। तो लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से एल। क्लियर? फटाफट बोलो हाँ है ना? एक्स की लिमिट कहां से? जीरो से लेके एल तक। चलो अब यहां से देखा अपन ने dx का इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट जीरो से लेकर के कैपिटल एल तक। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके एल। एक बार एल पुट करोगे कितना आएगा? एल स्क्वायर बाई टू, और एक बार जीरो पुट करोगे, जीरो अपॉन कितना? एल के बराबर। यानी फाइनली एक्स सेंटर ऑफ मास किसके बराबर? एल बाई टू के बराबर। यानी जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो बेसिकली कितना होगा? सॉरी, एल बाई टू कॉमा जीरो के बराबर। एल बाई टू कॉमा जीरो। क्लियर? पहले भी पता था, बिल्कुल सही है। डेरिवेशन करने आना चाहिए ना। जैसे ये तो पहला सवाल है, पहले थोड़ा आसान है, अभी और आगे आएंगे बहुत सारे। या ये चीज क्लियर हुई सभी को? फटाफट बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं। चलो यार अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है एक सर्कुलर रिंग का, सेमी सर्कुलर रिंग का अगर हम लोग देखें तो कितना आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हैं। तो सेमी सर्कुलर रिंग, देखो अप्रोच अपना जो बेसिक मेथड, बेसिक तरीका है ना, वो सेम रहेगा। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो किसी भी तरह के सिस्टम का आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहां पे ले लिया, यहां पे एक ऐसा रिंग ले लिया, यहां पे एक ऐसा रिंग ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है भाई। ये रहा वाई एक्सिस, और सॉरी हाँ वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा एक्स एक्सिस।
ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो यार, ये रेडियस हमने ले लिया किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर, और इसका मास जो है इस सर्कुलर रिंग का किसके बराबर है, तो कैपिटल एम के बराबर। ध्यान से देखना इस चीज को, ये हमारा एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस हमने ले लिया कैपिटल आर और मास किसके बराबर, कैपिटल एम के बराबर। अब एक बात सोचो, फिर से हमने क्या सोचा है कि यार हमें एक सबसे छोटा सा एक कोई भी पॉइंट मास लेना है, हाँ है ना? ये बताओ, हम लोगों ने उस केस में भी क्या किया था, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था जो कि एक तरह से बेसिकली क्या था, हमारा पॉइंट मास था। वो एक डिफरेंशियल एलिमेंट लिया था, वो हमारा क्या था, एक पॉइंट मास था, हाँ या ना, ये बताओ। अब एक बात सोचो, तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहां से थीटा एंगल पे, यहां से थीटा एंगल पे हम लोग एक छोटा सा पॉइंट मास लेते हैं जिसका ये जो पार्ट है वो कितना, जिसका ये जो मास है वो कितना आता है, डी थीटा के बराबर। ठीक है, ये हमने यहां से थीटा एंगल पे एक डी थीटा लेंथ का एक मास लिया अपन। सवाल देखना ध्यान से यहाँ पे, ये थीटा, इसके बाद जस्ट डी थीटा पार्ट हमने कंसीडर किया, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कंसीडर कर लिया अपन। अब एक बात सोचो, ये हमारा वो डीएमआई मास है या फिर ये बोल सकते हैं वो डिफरेंशियल मास है जिसका हमें सेंटर ऑफ मास होता है। क्या ये आर और ये भी आर के बराबर, हाँ है ना? ये हमारा आर के बराबर। अब एक बात सोचो, आर के बराबर यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पॉइंट मास अगर रखा हुआ है, ये मैंने अपने समझने के लिए इतना बड़ा ले लिया है लेकिन एक्चुअल में वो है बहुत छोटा। तो अगर ये डीएम मास है यहाँ पे, इसका मास कितना है भाई, डीएम, और एक बार सोचो इसकी लेंथ अगर क्या, लेंथ कितनी होगी, तो एक बार देखो, तो यहां से अगर लेंथ अगर हमें कैलकुलेट करना होगा, ये आर्क लेंथ अगर, तो ये थीटा है, ये थीटा और ये आर है और ये लेंथ एल है, तो थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर, एल बाई आर के बराबर, हाँ है ना? थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, ये रिलेशन पता है अपने को। तो यहां से मैं एल इक्वल्स टू किसके बराबर लिख सकता हूं, आर इंटू थीटा, आर इंटू थीटा। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, तो आर इंटू डी थीटा के बराबर। इस आर्क लेंथ के बारे में मैं बता रहा हूं, और जिसका मास कितना है, डी एम मास है भाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा, इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, हाँ है ना? एक हमारा इसका सेंटर ऑफ मास यही पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यही पे होगा, तो एक कोऑर्डिनेट ये रहेगा और दूसरा कोऑर्डिनेट ये होगा। फटाफट बोलो हाँ या ना? इसका सेंटर ऑफ मास यही पे होगा, इसका दो कोऑर्डिनेट, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक कौन सा, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक बात बताओ, कल एक पॉइंट बताया था उससे मैंने ये बताओ कि इसका कौन सा सेंटर ऑफ मास, सॉरी सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, एक्स या वाई? सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यहाँ पे मैं वो भी निकलवा दूंगा, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एक बार पता तो होना चाहिए कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कोऑर्डिनेट पे फोकस करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर में जेड तो जीरो ही होगा, इसका जो जेड सेंटर ऑफ मास होगा वो तो जीरो होगा भाई, क्योंकि रिंग है, प्लेनर बॉडी है, इसका जेड सेंटर ऑफ मास तो आएगा ही नहीं। अब वाई जेड में रहे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो है तो एक्स और वाई के प्लेन, एक्स और वाई के लॉन्ग, एक्स और वाई प्लेन में, तो जेड कोऑर्डिनेट तो जीरो। अब एक बात सोचो, इसका ये जो पार्ट है ये किसके बराबर, इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ये होगा जो कि आर साइन थीटा के बराबर होगा। क्या बोलते हो यार, जब अगर इस पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास यही पे होगा तो ये उसकी ये वाली हाइट जो होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, वही सेंटर ऑफ मास होगा, और ये किसके बराबर, तो आर ये रहा, इसका ये कंपोनेंट आर साइन थीटा। यानी इस एक पॉइंट मास, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना, तो आर साइन थीटा के बराबर, हाँ है ना? इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट मास जिसको हम डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं, उसका y कोऑर्डिनेट कितना, r sin थीटा। फटाफट बोलो, क्या सभी को क्लियर, हाँ है ना? क्या ये सभी को क्लियर है, r sin थीटा ही होगा, हाँ है ना? क्लियर है सभी को भाई? जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ लेना कोई भी चीज, यहां से देखो। चलो देखो, r sin थीटा हो गया। तो अब अगर मान लो y सेंटर ऑफ मास अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो y सेंटर ऑफ मास किसके बराबर,
तो इसका मास हमने माना है कितना कि dm मास है, तो dm और इनटू r का y सेंटर ऑफ मास इस dm मास का अपॉन कितना इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब चलो अगर y कोऑर्डिनेट अगर लिखे इस स्मॉल dm मास का तो किसके बराबर, तो पहले तो लिख लेते हैं चलो यार भाई dm मास इनटू इसका y कोऑर्डिनेट इस dm मास का तो r sin थीटा अपॉन किसके, तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm। यहां तक क्लियर सभी को, हाँ है ना, यहां तक क्लियर हो गया सभी को, फटाफट बोलो जल्दी से, ये बताओ भाई क्लियर यहां तक, हाँ है ना। अब एक बात देखो यार, यहां से अब वेरिएबल कौन है, पहले तो डीएम भी वेरिएबल, डीएम भी वेरिएबल, और क्या थीटा भी वेरी करेगा, जैसे जैसे मैं एक पॉइंट मास से दूसरे पॉइंट मास पे जाऊंगा थीटा वेरी करेगा, हाँ है ना, एक पॉइंट मास से दूसरे पॉइंट मास पे जाऊंगा थीटा क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ डीएम की वैल्यू पहले लिखते हैं, तो डीएम इक्वल्स टू किसके बराबर, तो चलो यार इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी जरा बताना, लीनियर या सरफेस, इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर या सरफेस, इसके पास कौन सी डेंसिटी, लीनियर या सरफेस, ठीक से सोचो बेटा, गलत है आंसर, इसके पास कौन सी डेंसिटी, लीनियर या सरफेस, कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर या सरफेस, भाई फटाफट बोलो यार। एक बार सोचो, अगर रिंग है तो रिंग के केस में जो मास होगा वो कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एक उसके सरकमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो एक तरह से लाइन ही तो है भाई, अगर लाइन है, अगर मास जो है लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके पास कौन सी डेंसिटी, लीनियर मास, लीनियर डेंसिटी। यार एक बार सोचो, अगर इसकी थिकनेस तो कुछ है नहीं, एरिया थोड़ी है, एरिया तो इसके अंदर होता है ठीक है भाई, लेकिन मास इसके अंदर थोड़ी प्रेजेंट होता है, तो इसके ऊपर कौन सी डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। ये देखो एक एक पॉइंट जो है ना वो ढंग से क्लियर होना चाहिए, जितना अच्छे से क्लियर होगा आगे चल के बेटा उतना ही ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आगे के जो टॉपिक्स आएंगे। ये समझ आया, पहले फटाफट बोलो लीनियर मास डेंसिटी, हाँ है ना, क्या इसके पास लीनियर मास डेंसिटी क्लियर हुआ, हाँ है ना, लीनियर मास डेंसिटी। चलो भाई, तो लीनियर मास डेंसिटी होगा तो डीएम इक्वल्स टू लैम्डा इंटू कितना, जो इस पार्ट की लेंथ है जो कि आर इंटू डी थीटा, फटाफट बोलो, हाँ है ना, डीएम मास, डीएम मास जो इसका वो छोटे से पार्ट का जो मास है, तो डीएम इंटू सॉरी लैम्डा इंटू एल होगा, और इसकी लेंथ कितनी, आर इंटू डी थीटा के बराबर। तो चलो यार भाई लिख तो लिया अपन ने, तो यहां से अगर मैं लिखूं तो वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, तो इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा इंटू कितना, आर इंटू डी थीटा, तो मैं इसको लिख देता हूं आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम की वैल्यू, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा के बराबर, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब एक बात बताओ, इसमें कौन कौन कैंसिल आउट हो सकता है, ये बताओ यहाँ पे कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या लैम्डा कांस्टेंट तो कैंसिल आउट होगा, लैम्डा कांस्टेंट है कैंसिल आउट होगा, चलो भाई होगा, रेडियस आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो चलो यार लैम्डा की वैल्यू कांस्टेंट इसको कट कर दो, रेडियस आर कांस्टेंट ये भी कट कर दो। अब एक बात सोचते हैं यहाँ पे, आर तो चलो भाई कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा के बराबर। यहाँ वेरिएबल कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरिएबल कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे वेरिएबल कौन दिख रहा है, थीटा, वेरिएबल थीटा। अब एक बात फिर से सोचो, अब यहाँ से बात करते हैं हम इस वाले रडार की, यहाँ से ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये जो रडार अपना ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए किया था वो यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तब जाके पूरा मास कवर हो पाएगा, हाँ है ना सब। अब आप लोग खुद लिमिट बताओगे यहाँ पे, जब मैं इस पार्ट को यहां से लेके यहां तक ले आऊंगा तब जाकर के ये पूरा मास जो है वो कवर हो पाएगा, हाँ है ना, यहां से लेके यहां तक जब ले आऊंगा तो पूरा मास कवर। तो एक बात बताओ, थीटा की लिमिट बताओ भाई, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, सभी जो जो सोच रहे हो वो एक बार सोच के बताओ, थीटा की लिमिट कहां से कहां तक। मैं बोल रहा हूं कि जब ये पार्ट जो है यहां से लेके, यही हमारा रडार है, यहां से लेके जब यहां तक आएगा तब जाकर के पूरा मास कैंसिल आउट होगा, तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक,
थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके, जब यहां पे रहेगा तो भाई थीटा कितना 0, यहां आया तो 2 पाई, 0 से लेके कहां तक 2 पाई। अरे थीटा की लिमिट पाई यार बेटा, थीटा थोड़ी होता है, ये 0 यहां से इधर आया तो कितना एंगल, जब यहां पे रहेगा तो 0, यहां पे रहेगा तो 2 पाई, हाँ कि ना, यहाँ पे रहेगा तो 0, यहाँ पे रहेगा तो 2 पाई। एक एक बात समझ आनी चाहिए बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। 0 से लेके 2 पाई लिमिट पुट कर दें हम, 0 से लेके 2 पाई भाई, 2 पाई क्यों, एक बात सोचो बेटा, अगर मान लो यही रडार है, जब यहां तक आएगा तो 0, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल 0, जब यहां पहुंचा तो 90, जब यहां पहुंचा तो 2 पाई, सॉरी 0 से पाई, सॉरी 0 से पाई, ये लिमिट कहां से कहा था 0 से पाई, यार बता दिया करो, यहां से लिमिट कहां से कहा था 0 से पाई, 0 से 2 पाई तो पूरा हो जाता भाई, कहां से कहा था 0 से लेके पाई तक। तो चलो यार भाई 0 से लेके पाई तक अगर जाएंगे तो लिमिट यहाँ पे 0 पुट करो, यहाँ पे पाई, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे 0, यहाँ से पाई, यहाँ पे ये कितना y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट 0 से लेके पाई तक अपॉन ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से लेके पाई तक। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक, हाँ है ना। अब इसके बाद अगर वैल्यू पुट करें इसको तो यहां से कितना आएगा, इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार, तो यहां से जब अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो कितना आएगा y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू r इंटू, यहां से किसके बराबर, तो ये माइनस ऑफ कॉस पाई, एक काम करते हैं इसको माइनस साइन के कारण लिमिट उल्टा कर देते हैं, तो ये किसका r इंटू कॉस थीटा, लिमिट कहां से कहां तक पाई से 0 अपॉन कितना थीटा, लिमिट 0 से पाई तक। यार ये प्रॉपर्टी सभी को पता है क्या, कि अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा की लिमिट जो भी वेरिएबल है उसकी लिमिट क्या हो जाती है, इनवर्स हो जाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो चलो यार भाई अब क्या पहले पुट करें, तो कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस पाई अपॉन थीटा की लिमिट कहां से कहां तक, तो पाई माइनस 0, यहां से अगर देखिए कॉस 0 1, ये माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 2। आर कैसे कट किया, आर बेटा कांस्टेंट है ना, रेडियस हर जगह देखो क्या आर ही रहेगा, चाहे मास कहीं का भी ले लो रेडियस आर ही रहेगा। आर अगर कांस्टेंट है तो हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, मैंने बताया ये चीज, आर अगर कांस्टेंट है तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो 2r अपॉन पाई के बराबर, यही हमारा क्या होगा y सेंटर ऑफ मास। फटाफट बोलो क्लियर, ऊपर आर स्क्वायर है तभी तो मैंने बोला आर स्क्वायर है, तो आर ये बच तो रहा है बेटा हर जगह, अगर ऊपर आर स्क्वायर है तभी तो आर हर जगह नीचे वहां से लेके हर जगह तक चलते आ रहा है। लास्ट रिपीट कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि देखो यार आर यहाँ तक क्लियर है बेटा, बादल ये बताओ यहाँ तक क्लियर है, साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या कर दी इंटीग्रेट करके माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, अब कुछ नहीं किया मैंने, इस माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हो आप तो लिमिट्स इनवर्स रिवर्स हो जाता है, यानी अपर लिमिट जो होगा वो लोअर हो जाएगा, लोअर वाली अपर हो जाएगी, तो पाई से लेके 0 तक। उसके बाद एक बार मैंने cos 0 पुट किया और एक बार पाई पुट किया, cos 0 1 माइनस cos पाई की वैल्यू -1, तो 1 माइनस -1 कितना 2, तो 2r बाई पाई के बराबर। समझ आ रहा है सभी को, हाँ या ना, समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक क्लियर। अब अगर एक बात देखो, अगर मैं अब यहाँ से बात करूं x कोऑर्डिनेट की, ठीक है, अगर मैं चलता हूँ x कोऑर्डिनेट के ऊपर, x कोऑर्डिनेट के ऊपर मैं अगर चलो x कोऑर्डिनेट अगर मैं निकालूं तो देखना यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 0 आएगा। देख लेते हैं एक बार कैसे, तो चलो यार z सेंटर ऑफ मास तो निकल गया, y सेंटर ऑफ मास कितना, तो 2r बाई पाई, और x सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। x सेंटर ऑफ मास अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ dm rx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही होगा। rx की वैल्यू बताओ, rx क्या ये वाला, ये हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ या ना, ये जो होगा वो हमारा x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा,
ये जो होगा वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये किसके बराबर, तो चलो यार आर कॉस थीटा के बराबर, यही आएगा आर कॉस थीटा के बराबर। चलो भाई, तो यहां से अगर देखें तो डीएम की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, तो यहां से लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा आर डी थीटा। ये एक्सप्रेशन समझ आया सभी को? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, बस वहां से कॉस थीटा की जगह साइन थीटा था। क्लियर ये चीज? लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा डीएम मास, आर कॉस थीटा हमारा किसके बराबर, डी सॉरी आर एक्स हो गया, और नीचे तो लैम्डा आर डी थीटा। चलो अब इंटीग्रेट करते हैं, कहां आर से फिर ये कैंसिल आउट कर दो, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट कर दो, तो बचेगा क्या, एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ किसके बराबर, आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यही आएगा। लिमिट हम कहां से कहां तक पुट करेंगे, अब फिर से 0 से पाई, हाँ है ना, लिमिट 0 से लेकर के पाई तक, ये भी 0 से लेके पाई। चलो यार भाई, आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, जब आप 0 से पाई पुट करोगे तो जरा ये पुट करके देखो किसके बराबर आएगा, क्या साइन पाई, एक बार हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, पाई, यानी साइन पाई माइनस साइन 0 अपॉन किसके, तो पाई माइनस 0 जो कि पाई, और ये पूरा ही पार्ट 0 यानी एक्स सेंटर ऑफ मास किसके, 0 के बराबर। क्लियर हुआ सभी को? हाँ है ना, एक्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो किसके बराबर, 0। और कल मैंने बताया भी था कि अगर बॉडी जो रहे सिमेट्रिकल बॉडी, अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, ठीक है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, और एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हो तो वाई कोऑर्डिनेट 0। क्लियर? 0 क्यों बेटा, मैथमेटिकली प्रूफ कर तो दिया, पूरा कैसे 0 हो गया, तो एक बार देखो साइन पाई 0, साइन 0 भी 0, तो वो तो 0 ही आएगा भाई। चलो यार, अब एक बार देखो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं, जरा यहां से हमें पता क्या चला कि चलो यार वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 के बराबर। जरा एक बात सोचना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर मैंने इसी रिंग को, सेमी सर्कुलर रिंग को अगर कुछ ऐसा रख दिया, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, आरसीएम का आरसीएम की वैल्यू, कौन सा कोऑर्डिनेट 0, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 भाई, कौन सा कोऑर्डिनेट, जेड, और ये एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है तो वाई, यानी कितना होगा, तो 2r बाई पाई कॉमा 0 कॉमा 0, हाँ है ना, फटाफट बोलो जल्दी से, r अगर इसका रेडियस है तो यहाँ पे कहीं होगा 2r बाई पाई पे। क्लियर ये चीज? क्या सभी को समझ आया ये चीज? हाँ या ना? ये बताओ भाई, यार एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ी 0 रहेगा, तो ये बोलना कि हमेशा ही एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये गलत है। ठीक है, ये जिस एक्सिस के अबाउट रखा हुआ है उसके अबाउट, उसके हिसाब से हम लोग बताएंगे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होगा इसका। क्लियर? चलो यार, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद डिस्क का, सेमी सर्कुलर डिस्क। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क अगर हम लोग बात करें तो सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करते हैं। चलो यार, कहां से भी बना दे, ये मान लो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये रहा हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क। ठीक है, अब डिस्क के केस में क्या होगा, मास हर जगह प्रेजेंट रहेगा, मतलब रहेगा इतने पार्ट में ही, लेकिन मास जो रहेगा वो क्या होगा, हर जगह प्रेजेंट होगा, हाँ है ना, मास जो होगा वो हर जगह प्रेजेंट रहेगा। सपोज ये इसका सेंटर है, तो यहां से ये लाइन भी ड्रॉ कर दो, यहां से ये हो गया, तो ये हमारा डिस्क है। अब इस डिस्क का जो अगर डिफरेंशियल एलिमेंट लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए, जरा पहले ये सोचो, मतलब हमें क्या फिर से एक पॉइंट मास लेके प्रोसीड करना चाहिए, एक छोटा सा मास, या कुछ और लेना चाहिए। इसका रेडियस आर है भाई, ध्यान रखना, रेडियस किसके बराबर, रेडियस किसके बराबर है, रेडियस जो है वो कितना है, आर,
और मास जो है वो किसके बराबर है, तो कैपिटल M के। अब एक बात बताओ, क्या लेना चाहिए इसका डिफरेंशियल एलिमेंट, पॉइंट, मास, कुछ और बताओ, क्या सोचते हो आप? यार एक बात देखो, जैसे मान लो, जैसे जो सैलेड वगैरह कटता है तो देखना कुछ ऐसा ऐसा रहता है अपना ऑनियन, हाँ है ना, ऐसा ऐसा रहता है ना, ये छोटा छोटा ऐसे थिकनेस वाला पार्ट रहता है। अब अगर मैं क्या करूं कि यहां से लेके ये हाफ पार्ट रब कर दूं, हाफ पार्ट अगर रब कर दिया मैंने तो कुछ ऐसा ही पार्ट बनेगा। तो यार एक बार सोचो, क्या बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग को हम अगर ऐड करते जाए तो क्या हमें ये मिल जाएगा? क्या अगर बहुत सारे पतले पतले सेमी सर्कुलर रिंग को कंसीडर करते जाए तो क्या हमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क मिलेगा? हम सेमी सर्कुलर रिंग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि ले पाएंगे? क्योंकि हमें सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है। बात समझ आई? हम क्यों ये चीज ले रहे हैं? क्योंकि यार एक बार देखो, सेमी सर्कुलर रिंग का हमें सेंटर ऑफ मास पता है भाई, कितने पे होता है, 2r/π के होता है ये चीज। तो हम एक काम करते हैं, ये समझ आया सेम हमारा कौन सा ये सॉरी डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा हमारा, ये पता है, चल गया सभी को, हाँ है ना? हम डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सी चीज लेंगे, क्या पता चल गया सभी को? ऑरिजिन से dr रेडियस, हाँ रिंग वाई सेमी सर्कुलर रिंग। एक बात देखो बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि डिफरेंशियल एलिमेंट बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं कि वैसे बहुत सारे छोटे पार्ट्स को आप ऐड करते जाओ तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिलना चाहिए, ठीक है? अगर मान लो मैं अपने पास अगर एक ऐसा रिंग लेता है, सेमी सर्कुलर रिंग लो जिसकी थोड़ी थोड़ी थिकनेस हो और सबको एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखता जाऊं, तो क्या हमें एक सेमी सर्कुलर डिस्क मिल जाएगा, हाँ है ना? अगर मैं बहुत पतले पतले रिंग, ये सेमी सर्कुलर रिंग को अगर ऐड करते जाऊं अलग अलग रेडियस का, तो क्या हमें एक डिस्क मिल जाएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क? तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि उसका सेंटर ऑफ मास भी हमें पता है, दूसरी बात ये कि उसका सेंटर ऑफ मास भी हमें पता है, जस्ट हमें अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है? यार एक बात बताओ, ये अगर एक्स एक्सिस ले लिया अपन ने, क्या यहाँ तक पहले ये बताओ भाई, क्लियर तो हुआ ना कि कैसे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या डिफरेंशियल एलिमेंट लेना चाहिए? हर टाइम पॉइंट मास ले सकते हैं, बिल्कुल बेटा लेने के लिए ले लोगे, लेकिन कहां तक, एक बार देखो कैसे इसकी लिमिट कैसे डिसाइड करोगे, बोलो? ऐसे सारे छोटे छोटे पॉइंट मास में किसकी लिमिट आप पुट करोगे? यहां से मान लो एक छोटा सा डीएम मास लिया, इसमें कैसे वेरिएबल, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, चलो भाई ये डीएम मास ले लिया हमने, अगर आर सेंटर ऑफ मास होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ लिख लोगे dmr अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। लेकिन अब इस dm के बारे में कैसे लोगे, इस dm के बारे में कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, कर सकते हो क्या, ये बताओ? कोई दिक्कत नहीं, सवाल अच्छा है, बताओ कैसे ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना, जैसा पिछले केस में था कि हमारा आर थीटा एक वेरिएबल के केस में आ गया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इस वाले पार्ट में हम लोग पॉइंट मास नहीं लेते हैं। क्या लेंगे, तो जो हमारा सेमी सर्कुलर रिंग होगा। तो चलो यार, अब हम क्या करते हैं कि एक सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं, ठीक है? और कितना, तो y रेडियस का एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं जिसकी थोड़ी थिकनेस भी है, लेकिन है थिकनेस बहुत कम, ये y हो गया, और ये पार्ट कितना dy हो गया, ये dy थिकनेस हो गई, ये कितनी हो गई, dy थिकनेस हो गई, ठीक है भाई? एक बात देखो, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, इससे पहले हम एक रिंग जो कि जिसका सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट किए थे उसके थिकनेस नहीं थी, लेकिन अब हम एक थिकनेस ले रहे हैं, एक थिकनेस वाला रिंग ले रहे हैं, और थिकनेस बहुत ही ज्यादा कम है, dy मतलब क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, तो बहुत ज्यादा बहुत कम थिकनेस वाला हम लोग सेमी सर्कुलर रिंग ले रहे हैं, ठीक है? ये जैसे हो गया, इसकी डिस्टेंस, इसका रेडियस किसके बराबर है, y के, इसका रेडियस किसके बराबर है, y के बराबर। तो एक बात बताओ पहले, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, जो हमने सेमी सर्कुलर डिस्क रिंग लिया हुआ है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, कहीं यहाँ पे होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, तो 2y अपॉन कितना, पाई के बराबर।
हाँ या ना। इसका जो डिस्टेंस होगा, जो y रेडियस का, अगर जैसे अभी हमने देखा था कि एक अगर रिंग ले रहे हैं जिसका जिसका रेडियस अगर r है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, 2r/पाई। यहाँ y रेडियस का अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो 2y/पाई के। क्लियर, हाँ या ना ये बताओ भाई। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो 2y/पाई पे होगा। बिल्कुल सही है। चलो तो अब एक बात देखते हैं, और इसका मास क्या हम लोग ये बोल सकते हैं बहुत छोटा मास है, डीएम ले सकते हैं क्या? यार बहुत पतला रिंग है, बहुत पतला, अगर सेमी सर्कुलर रिंग। अच्छा ठीक है, पिंक कलर यूज नहीं करेंगे भाई। चलो पिंक कलर मिटा ही दिया जाए। चलो मिटाएंगे तो बाकी सब मिट जाएगा। देखो इधर, चलो यार डीएम मास होगा, इसका मास भी क्या होगा, बहुत छोटा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर, डीएम मास के बराबर। ठीक है, चलो यार अब एक बात देखते हैं, ये हमारे पास अगर इसका y सेंटर ऑफ मास अगर हमें लिखना है तो वो किसके बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ जो इसका मास है यानी कितना dm, और इसका सेंटर ऑफ मास यानी कौन सा, ry अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm के बराबर, यही लिखते हैं हम लोग। और यहां से हमने क्या लिखा कि चलो यार इसका मास तो चलो भाई dm हो गया, इंटू ry, इसका y सेंटर ऑफ मास कितना, तो 2y/पाई के बराबर। हाँ या ना, इसका y सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, तो 2y/पाई के बराबर। अभी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया और बता भी दिया मैंने। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास, उसका मास कितना dm, और उसका y सेंटर ऑफ मास 2y/पाई। क्लियर हुई पहले ये बात, ये तब बताओ आगे। अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, क्या ये क्लियर हुआ पहले, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू 2y/पाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही आएगा भाई। चलो हाँ, अच्छी बात, यहाँ से देख लिया अपन। अब एक बात सोचो, अब हमें कौन सा, क्या अगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्या मास चेंज होता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा। ये जो हमारा रडार है जैसे जैसे ऊपर नीचे होगा तो क्या हमारा मास चेंज होगा, और अगर मास चेंज होगा तो ये भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल। हाँ y का है बिल्कुल। अगर एक बार सोचो जरा, जब बिल्कुल इसी का सेंटर ऑफ मास है, जब हमने अगर सेमी सर्कुलर रिंग वाला जब डेरिवेशन किया था, या ऐसे देख लो, जब यहाँ पे जब डेरिवेशन किया था इस सेंटर ऑफ मास का, तो हम लोगों ने x की जगह पे किसका सेंटर ऑफ मास लिया था, जो डिफरेंशियल एलिमेंट लिया उसी का सेंटर ऑफ मास। अब उस वाले केस में हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा है, इस केस में हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा है, ये सेमी सर्कुलर रिंग, हाँ या ना? इस केस में डिफरेंशियल एलिमेंट कौन सा है, हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है भाई। तो सेमी सर्कुलर रिंग का जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसी का सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। क्या अब क्लियर हुआ, हाँ या ना? क्लियर हुआ महक, हाँ या ना ये बताओ। महक क्लियर हो गया कि जो ये रिंग है उसका डिफरेंशियल एलिमेंट, उसका सेंटर ऑफ मास 2y/। चलो यार अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना, इसके पास कौन सी डेंसिटी, ये बताओ, इसके पास कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर या सरफेस, डिस्क के पास कौन सी डेंसिटी, लीनियर या सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी। बिल्कुल सही है, यानी dm इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू कितना, सिग्मा इंटू अगर बात करें तो हमें एरिया किसका लेना चाहिए, क्या इस वाला जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका एरिया लेना चाहिए, हाँ या ना? जो ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है उसका एरिया लेना चाहिए। तो चलो यार अब उस सेमी सर्कुलर रिंग का एरिया कैसे करते हैं, तो एक बात देखो, ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस हमने कितना ले लिया है, y, ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग था, ये कितना हो गया, इसकी थिकनेस कितनी है, dy। तो अब एक बात देखो, मास इसी एरिया में प्रेजेंट है, जितने एरिया में मास प्रेजेंट रहेगा उतने ही एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो dm इक्वल्स टू कितना, तो सिग्मा इंटू डी ए के बराबर, डी एम इक्वल्स टू किसके बराबर, तो सिग्मा इंटू डी ए के बराबर, हाँ है ना? डीएम जो आएगा वो किसके बराबर, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर। अरे यही आएगा ना, जैसे मान लो डीएम इक्वल्स टू डीएम, अगर मान लो लीनियर रहता था तो सिग्मा लैम्डा इंटू डीएल, यहाँ पे सिग्मा इंटू डी ए। किसका एरिया लेना चाहिए, जरा ये एक बात बताओ मुझे, ये चीज किसका एरिया लेना चाहिए,
ये जो येलो कलर से किया है वो, या फिर ये अभी जो किया वो वाला एरिया? कौन सा एरिया लेना चाहिए ये बताओ भाई पहले, कौन सा एरिया कंसिडर, कौन सा एरिया? बिल्कुल येलो वाला पार्ट, चूंकि यार भाई मास तो इसी में प्रेजेंट है ना, इसमें थोड़ी मास प्रेजेंट है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो एक बार इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ये हमारा रेडियस कितना, y के बराबर, ये हमारा रेडियस कितना y। अगर मैं इसको ऐसे एकदम से ऐसे ले करके सीधा कर दूं तो क्या हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा? अगर मैं इसको ले करके सीधा कर दूं तो क्या हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा? हाँ या ना? और इस रेक्टेंगल की लेंथ किसके बराबर, थिकनेस तो चलो मैं बता देता हूं कितना भाई, dy के बराबर, और इसकी लेंथ किसके बराबर, तो पाई इंटू वाई के बराबर। अगर ये जो रेक्टेंगल इसको मैंने सीधा कर दिया, उसकी लेंथ कितनी, पाई इंटू वाई, और थिकनेस कितनी, dy। क्या क्लियर हुआ ये चीज सभी को? हाँ या ना? क्या ये क्लियर हो गया? लेंथ बेटा एक बार देखो, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? अगर ये सर्कल होता तो 2 पाई आर। यहां से देखो, अगर सर्कल वाई रेडियस का अगर एक सर्कल ले लो तो ये इस पूरे की लेंथ कितनी, 2 पाई आर। 2 पाई वाई लिख लो, 2 पाई कितना वाई। और अगर सेमी सर्कल लिया वाई रेडियस का तो इसकी लेंथ कितनी, पाई इंटू वाई। अरे हाँ है ना? अगर एक सेमी सर्कल लिया तो उसकी लेंथ कितनी, पाई इंटू वाई के बराबर। क्लियर? फटाफट बोलो हाँ है ना? क्या ये क्लियर हो गया? चलो अच्छी बात है। यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से पाई इंटू वाई आ गया तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, डी एम इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी वाई की वैल्यू कितना, तो पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। एरिया तो यही होगा ना भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना पाई वाई, ब्रेथ कितना डी वाई, तो पाई वाई इंटू डी वाई। समझ आया सभी को? हाँ कि ना? जो डीए की वैल्यू क्या क्लियर हो गई सभी को? ये बताओ, जो छोटा ये जो इस वाले पार्ट का डिफरेंशियल एलिमेंट का एरिया क्या क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? इस वाले पार्ट का एरिया क्लियर हुआ। चलो अब इसके बाद हम फिर से वापस चलते हैं यहाँ पे, y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm की वैल्यू हमने निकाल ली है। चलो अच्छी बात है, सिग्मा इंटू पाई वाई इंटू डी वाई के बराबर। और एक बात देखो, यहां से ये कितना है, 2y बाई पाई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्क्वायर, और 2 बाई पाई जो है वो नीचे लिख देता हूँ, बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, तो सिग्मा इंटू पाई इंटू वाई इंटू डी वाई। क्या यहां तक क्लियर? क्या ये सभी को क्लियर हो गया? फटाफट बोलो हाँ या ना? चलो भाई तो कुछ काट पीट करते हैं, यहाँ से काट पीट करें तो देखो यार, पाई से पाई कैंसिल आउट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, वाई से वाई कट कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? वाई से वाई क्या कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर नीचे जाएंगे वाई जो है वो वेरिएबल है भाई। चलो तो ये कितना आएगा, तो 2 बाई पाई, और y की लिमिट अब जरा बताओ सोच के, y की लिमिट सोच के बताओ कितना लिखें। रेडियस r है, y की लिमिट कहां से कहां तक, y की लिमिट कहां से कहां तक? फिर से इस रडार को यहां से लेके यहां तक घुमाओगे, जब यहां से लेके यहां तक घुमाओगे तो कहां से, 0 से लेके कैपिटल R तक। y की लिमिट यहां से लेके यहां तक, यानी 0 से लेके कैपिटल R तक, हाँ या ना? ये रडार अगर पहले तो छोटा होगा, यहां से शुरू होगा फिर यहां तक जाएगा 0 से R, तो लिमिट पुट कर दो। तो चलो भाई 0 से लेके कैपिटल R, 0 से लेके कैपिटल R, तो ये कितना आ जाएगा, y³/3, और लिमिट 0 से लेके कैपिटल R अपॉन y²/2, और लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से लेके कैपिटल R तक। बस इंटीग्रेट कर रहे हैं अब हम लोग। तो यहां से देखो भाई 2 बाई पाई इंटू ये कितना, तो r³/3 अपॉन किसके, r²/2 के। देखो यार अब यहाँ से क्या क्या कटेगा ये एक चीज देख लो, एक बार r पुट करो एक बार 0, तो यही आएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो 2 बाई पाई इंटू
आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे 3 ऊपर 2, तो बेसिकली ये किसके बराबर आएगा, तो 4r/3 के, 4r/3, यानी x तो हमें पता है, x सेंटर ऑफ मास 0, y सेंटर ऑफ मास 4r/3 और z सेंटर ऑफ मास किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? क्लियर हो गया ये चीज सभी को? फटाफट बोलो, क्या यहां तक क्लियर हो गया? x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास 0, z सेंटर ऑफ मास। डी ए नहीं समझ आया, डी ए देख लो एक बार, डी ए की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, जब डी ए की बात करें ना, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करना, तो इसको पहले ऐसे सीधे कर दो, सीधे करोगे एक रेक्टेंगल मिलेगा, सीधे जब कर दोगे तो एक रेक्टेंगल मिला, तो इसकी थिकनेस किसके बराबर, डी वाई के बराबर, थिकनेस किसके बराबर, डी वाई, और ये जो लेंथ आ रही है, ये वाली जो लेंथ होगी वो हमारा क्या होगा, तो इसका पेरीमीटर, जो इसकी लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर, जो कि पाई इंटू वाई के बराबर होगा। तो एक रेक्टेंगल मिला, उसका एरिया कितना, पाई इंटू वाई इंटू डी वाई के बराबर। समझ आया सभी को?